Hello everyone, welcome back to our channel. This is Davni Gulati from Team Lexus and Company back today with another topic, another video. In today's video, I will be talking about due diligence in M&A transactions. Merger and acquisition transactions में due diligence का क्या role होता है, how due diligence is performed, what all is included in due diligence of M&A transaction. Starting off with the very first question which is answered in every question, what is due diligence? इसको हम बहुत सिंप्लीफाई करके समझेंगे. किसी भी चीज को हम अच्छे से स्क्रूटनाइज करें, गो थ्रू करें, वी ड्यूली डिलिजेंटली गो थ्रू एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, उसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है M&A ट्रांजैक्शंस में? M&A ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? When one company decides to take over the shares of another company, mergers or acquisition happens. Either the company acquires whole of the share, then it acquires the other company, or takes some of the shares to merge with other company. So this is known as due diligence, mergers and acquisition. Due diligence क्या होती है mergers and acquisitions में? It is basically investigation into the company. इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, किस चीज की करें और क्यों करें? इन्वेस्टिगेशन कैसे करी जाती है? गो थ्रू दी फाइनेंशियल्स, एसेट्स, एवरीथिंग विच अ कंपनी डज व्हाइल रनिंग द कंपनी. जो भी उस कंपनी का प्रोसेस है रन करने का, अगर हम उस पर गो थ्रू करें, उसकी सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, we check everything, we check the status of that company, इसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस करना. अब ड्यू डिलिजेंस क्यों करें? क्योंकि हम वी आर टेकिंग ओवर द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, वी आर एक्वायरिंग विद दैट कंपनी, वी आर मर्जिंग विद दैट कंपनी. वी हैव टू बी अवेयर दैट इज इट प्रॉफिटेबल डील फॉर अस, इज इट राइट फॉर अस. क्योंकि जो मार्केट इमेज होती है एंड जो इंटरनल इमेज होती है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. So buyer के पास right है to know what he is investing into. कैसे की जाती है due diligence? By going through and scrutinizing all the legal procedures and all the other financial liabilities and everything of that company. So हमारे यहाँ एक रूल है कॉन्ट्रैक्ट में, कैविएट एम्परर. उसका मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी वेयर ऑफ ऑल द रिस्क. बायर को रिस्क और फाइनेंशियल सारे पता होने चाहिए बिफोर गोइंग एंड मेकिंग अ ट्रांजैक्शन. यस, दैट इज वाई ड्यू डिलिजेंस इज डन. इसीलिए ही ड्यू डिलिजेंस किया जाता है. अगर हम बहुत बड़े बड़े मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात करें तो रोज हम सुनते हैं इस कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, उसने इसको टेक ओवर कर लिया, फेसबुक हैज टेकन ओवर व्हाट्सएप. वी एवरी डे हियर समथिंग और द अदर. सो इन सब में ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर होती है. व्हेन टू कंपनीज मर्ज, ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड. लाइक हच वॉज टेकन बाय वोडाफोन, ड्यू डिलिजेंस अगेन was required. हर एक ऐसी ट्रांजैक्शन में where merger or acquisition happens, due diligence takes place. एंड अब मैं इजीली अगर इसको समझाऊं तो सपोज आप मार्केट जाते हैं एंड यू वांट टू परचेज अ सेकेंड हैंड कार. आप सेकेंड हैंड कार खरीदने मार्केट तो चले गए, बट आप सेलर को अप्रोच करते हैं तो आप गाड़ी को देखते हैं. आप क्या देखते हैं? गाड़ी की कंडीशन क्या है, फर्स्ट थिंग. आप सेकेंड थिंग देखते हैं क्या इंश्योरेंस स्टेटस है उसका, अभी कोई रिमेनिंग कॉस्ट तो नहीं है, अभी इसमें मुझे कोई खर्चा तो नहीं करना पड़ेगा, इसकी लाइफ कितनी है और इसमें कितना डैमेज है, कितने रिपेयर की ज़रूरत है. यू स्क्रूटनाइज एवरीथिंग बिफोर मेकिंग द परचेज. अब आपको लगता है दैट इट इज अ नाइस परचेज बट यू विल हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन द रिपेयर, देन इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू टू मेक दिस परचेज, बट यू हैव टू इन्वेस्ट सम फर्दर मनी इनटू इट बिफोर. सो आप सेलर को समझाते हो दैट I will purchase, but I will also have to
इन्वेस्ट माई मनी इनटू दिस। तो आप उससे प्राइस नेगोशिएट करते हो, देयर इज नेगोशिएशन, यू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, you both come to common terms. So after your due diligence, your investigation, you have negotiated and you have came to a conclusion. तो एक layman's language में और एक आसान तरीके में ड्यू डिलिजेंस का यही मतलब होता है। और इन्वेस्टर को इवैल्यूएशन में तो हेल्प करता ही है ड्यू डिलिजेंस, बट इट ऑल्सो हेल्प्स द वेंडर। वेंडर की सारी जो चीज वो वॉट एवर ही इज सेलिंग और वॉट एवर ही इज ऑफरिंग यू इज ट्रांसपेरेंटेड इन फ्रंट ऑफ द बायर। अब ड्यू डिलिजेंस कौन करता है, कैसे होता है? अब हमें लगता है कि जो इंसान खरीदने जा रहा है दैट इज द वन हु विल डू द ड्यू डिलिजेंस। नो, दैट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज. It is not necessary that only the buyer will do the due diligence. Vendor due diligence is also a concept. Vendor भी तो अपना सामान या अपना कुछ he is offering you. Vendor is also offering you something. So he also says that I have done my due diligence and here is the report of my due diligence. आप इसे go through करें and you can obviously cross check, but vendor due diligence is also exercised by the vendor to make sure that whatever he is offering to the seller is transparent and it is diligently scrutinized. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ड्यू डिलिजेंस करने के? ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं दैट वी कैन डिसाइड अपॉन द पेमेंट मेथड. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी कैन नेगोशिएट ऑन द टर्म्स. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी कैन कम ऑन अ परचेज प्राइस. आफ्टर नेगोशिएशन वी कैन पुट इन फ्रंट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. तो ड्यू डिलिजेंस करने के बाद यू ऑल्सो कम टू अ कंक्लूजन वेदर द परचेज यू आर मेकिंग और वेदर the thing you have been offered is of your choice and to what extent the price quoted is exactly what you are wanting to purchase. So इसलिए due diligence का यही main objective है. Due diligence report prepare करी जाती है. It is a report, it is a lengthy, heavy report which is prepared. ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स होते हैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के. एक टाइप होता है फुल फ्लेज रिपोर्ट, एक होता है इशू बेस्ड रिपोर्ट जिसको हम रेड फ्लैग रिपोर्ट भी कहते हैं. फुल फ्लेज रिपोर्ट होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. वी गो फ्रॉम द स्क्रैच ऑफ द कंपनी, वी डिलिजेंटली स्क्रूटनाइज एवरीथिंग, गो थ्रू एवरीथिंग एंड मेक अ report and summarize all the compliances and everything which is required. Non-compliances of things, everything is there in the full-fledged report. But red flag report क्या होती है? जब आपको कोई certain cause या certain clause एक बायर के नज़रिए में लाना होता है या फिर you want to highlight some particular error, you are particularly diligently doing an analysis of a particular thing, तो आप एक रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट बनाते हो अपने इशू से रिलेटेड. जब आप एक रिपोर्ट बनाते हो, एक रिस्ट्रिक्टेड इशू जब आप रिजॉल्व करते हो, लाइक यू आर ओनली गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, आप उसमें रियल एस्टेट नहीं देख रहे हो, इंश्योरेंस नहीं देख रहे हो, तो दैट इज अ रेड फ्लैग रिपोर्ट एंड इट इज अ इशू बेस्ड रिपोर्ट. अगर आप पूरी रिपोर्ट की समरी बनाते हो then it is a full-fledged report. Process क्या होता है? What a young lawyer, a budding lawyer, a lawyer goes through when he is doing due diligence report, when he is making a due diligence report. सबसे पहले जो काम हमें करना चाहिए as a wise lawyer is prepare a due diligence template and show it to your client. एक टेम्पलेट बना लो जिसमें आप अपनी ब्रॉड कैटेगरीज मेंशन कर दो that this is all you are going to scrutinize, this is all you are going to check, and you are mentioning the non-compliances here of these things. Then you show the template to without filling any information, just the template to your client and get an approval that this is what he is looking for, or does he needs any additions or subtractions to your layout.
when you get the approval, you go ahead and do your due diligence. अब ड्यू डिलिजेंस में किस किस चीज़ की ड्यू डिलिजेंस होती है और किस चीज़ को एज अ लॉयर यू हैव टू डिलिजेंटली लुक. एक तो कॉर्पोरेट चैप्टर होता है, HR चैप्टर होता है, रियल एस्टेट चैप्टर होता है, इंश्योरेंस चैप्टर होता है, एंड देयर आर मेनी मोर चैप्टर्स. ब्रॉड चैप्टर्स यही होते हैं. सो मूविंग ऑन, आई विल गो टू कॉर्पोरेट चैप्टर फर्स्ट. It is very lengthy, so I will just be doing a part of corporate chapter in this video, and if you want to watch further and if you are interested in, stay tuned to our channel, because in the next video I will explain the whole thing about this. कॉर्पोरेट चैप्टर में सबसे पहले हम क्या एनालाइज करते हैं अबाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हम ये चेक करते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इन कंप्लायंस विद द एक्ट, विद द न्यू एक्ट, whether the restriction relating to the certain share transfer is followed, whether it is highlighted in our report about what share transfers it take, what are the investors, what are the other conditions that are mentioned in AOA and it is in compliance or not. Then we go to the MOA, Memorandum of Association. We first check whether it is as per the format. इंश्योर करते हैं कि वो सारे राइट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो MOA में मेंशन है आर दे बीइंग फॉलोड. और हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी MOA में है, वी क्रॉस चेक दैट and we diligently make a report on the compliances of MOA and AOA. Moving on, we make an annual report by checking the financial statements. A lot of you questions that financial statements check करना तो CA/CS का काम होता है. No, it is not always mandatory that only CA/CS has the knowledge. Every lawyer who is doing due diligence must have due knowledge of checking the financials. Liabilities क्या है, taxes किस टाइम पर पे करे हैं कंपनी ने, क्या financial liabilities हैं, क्या crisis है, what is the company financially going through must be there in all the annual report and the financial statement due diligence check. Whether it is in compliance with all the taxes and whether it is in compliance all the liabilities, assets and everything. So that is it for today's video. If you want to learn further about the corporate chapter कि ड्यू डिलिजेंस के कॉर्पोरेट चैप्टर में और क्या क्या कंप्लायंसेस, क्या क्या डिलिजेंट करना पड़ता है, then you stay tuned and watch the videos because coming videos will be of that only. So till then, take care and read about this so that when you get the further knowledge, you will make sure that you are in line with the information. Thank you.